हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पेरेंट्स अभी उसे उतना ही प्यार करते हैं। उसका स्टेटस अवनी से बिल्कुल नीचे नहीं है। आर्यन, जो उस ब्रांड का पर्सन इंचार्ज था, उसे लड़कियां एक नज़र में ही पहचान गई। क्या यह क्यूआई का प्रोसेसिंग इंचार्ज है? वह पर्सनली यहाँ सामान देने आया है। वाओ, कितनी अमेजिंग बात है। गुड इवनिंग लेडीज़। आर्यन को उनका नाम नहीं पता था, लेकिन उनके आउटफिट से वह समझ गया कि वह उसके ब्रांड की फ़ैन है। यह सब किसके लिए है? एक लड़की ने पूछ लिया। यह सब मिस सिन्हा के लिए है। आर्यन की बात नैन्सी के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह पड़ी। जो थोड़ी देर पहले खुश थी, उसकी सारी खुशी गायब हो गई। मिस सिन्हा? यह तो फिर से मिस सिन्हा के लिए क्यों लेकर आए हैं? क्या उसके पेरेंट्स ने उसे कल काफ़ी नहीं दिया था? आज क्यों फिर से उसे दिया जा रहा है? लेकिन एक लड़की ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मिस सिन्हा, नैन्सी, क्या यह तुम नहीं हो? नैन्सी के 5 बड़े भाई थे और वह इस परिवार में इकलौती बेटी थी। नैन्सी काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। पूरे सिन्हा परिवार को पता है कि मिस सिन्हा का टाइटल अवनी का है, ना कि उसका। बहुत लेट हो गया है, नैन्सी ने अपने दोस्तों को बाहर ले जाते हुए कहा। बहुत रात हो गई है, तुम सबको घर जाना चाहिए। मैं जानती थी कि नैन्सी बार बार टाइम चेक कर रही है, तो कोई कारण ज़रूर होगा। कारण यह है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया था। नैन्सी, तुम कितनी मोडेस्ट हो। अगर मैं होती ना, तो इसी वक्त मैं यह सब इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती। किस चीज़ का डर है तुम्हें? क्या तुम्हें डर है कि हमें जलन होगी? ठीक है, फिर हम चलते हैं। नैन्सी को उसकी गिफ्ट एंजॉय करने देते हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है अकेले में। नैन्सी को नहीं समझ में आ रहा था कि उसके पेरेंट्स ने फिर से इतने सारे कपड़े, जूते और बैग अवनी के लिए फिर क्यों मंगवाए हैं। इस वक्त उसे अपने दोस्तों को जल्द से जल्द यहाँ से भेजना था। वे लोग गाड़ी में बैठने वाले थे, तभी अचानक एक लग्जूरियस कार विला के सामने रुकी। उसकी एक दोस्त सायरा ने रुकते हुए पूछा, नैन्सी, यह तुम्हारी फियोंसे की कार है ना? लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार उसकी फियोंसे के अलावा यह किसकी हो सकती है? सायरा की बात सुनकर नैन्सी ने भी उस तरफ देखा और सचमुच दैविक की कार थी। दैविक आ गया है। वेद गाड़ी से बाहर आया और उसने रिस्पेक्टफुली गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो दैविक ने अवनी का हाथ पकड़कर बाहर निकाला, जिससे सारी लड़कियां हैरान हो गईं। नैन्सी, क्या यह तुम्हारा फियोंसे नहीं है? इसमें दूसरी लड़की का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है और वह उसकी गाड़ी से क्यों बाहर आ रही है और तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? यह क्या करने की कोशिश कर रही है? उसे लगता क्या है? कौन है वह? मैं अभी उसे उसकी जगह दिखाती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई नैन्सी के फियोंसे को छीनने की? मैं भी उसे बताती हूँ। लड़कियाँ जल्दी से अवनी के पास जाने वाली थी, लेकिन नैन्सी ने अपने दोस्तों को शांत करते हुए कहा, ऑल राइट, यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो। वह सिर्फ एक रिश्तेदार है। कैसी रिश्तेदार? जो तुम्हारी फियोंसे को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। नैन्सी, तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? तुम उन्हें जाकर पूछती क्यों नहीं? क्या दैविक किसी और लड़की को पसंद करने लगा है या फिर उसने ड्रिंक की हुई है, इसी वजह से वह लड़की उसके साथ है? नैन्सी को नहीं समझ में आ रहा था कि वह सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करे, लेकिन अवनी उनसे दूर थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस लड़की का पास्ट बहुत बुरा था और जैसा कि तुम जानती हो, मेरे पेरेंट्स चैरिटी करते रहते हैं, इसलिए ही वह लोग इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। उसने यही अपना ट्रेजिक कार्ड दैविक के सामने भी खेला होगा, इसलिए दैविक को उसके लिए बुरा लग रहा होगा। एनीवे, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन नैन्सी की दोस्त, जो अभी भी काफ़ी गुस्से में थी, वह बोली, तुम्हारे पेरेंट्स को चैरिटी करने के लिए पैसे देना चाहिए। वह एक अजनबी को घर में क्यों ला रहे हैं? तुम्हारे पेरेंट्स अगर इस लड़की को अपने साथ घर ले आए तो तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारा फियांसे दोनों छीन लेगी। तब तुम बहुत
प्रॉब्लम में फंस जाओगी। नैन्सी को नहीं समझ में आ रहा था कि वह कैसे अपने दोस्तों को यहाँ से भगाए। ठीक उसी वक्त ईशा वहाँ आ गई तो नैन्सी ने जल्दी से सिग्नल दे दिया और दोनों ने एक साथ मिलकर किसी तरह उन लड़कियों को वहाँ से भेजा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अवनी गाड़ी से उतरी उसने आर्यन को देखा जो उसकी तरफ हाथ वेव करके कह रहा था, मैम हम फिर से मिल गए। वह अपने बॉस से डिलीवरी एड्रेस के बारे में पूछना चाहता था लेकिन उसके बॉस ने उसे ब्लॉक कर दिया था, इसलिए कॉल और मैसेज जा नहीं रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे यहाँ देखकर अवनी हैरान हो गई और थोड़ी सी बैड फीलिंग आई उसे यकीन हो गया कि कल पूरी रात डिज़ाइंस जो उसने बनाए वह पक्का आज यहीं आ गए हैं। चीज़ों को देखने के बाद अवनी को एहसास हुआ कि सचमुच उसकी ही डिज़ाइंस उसके पास वापस आ गई हैं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दैविक ने अवनी और आर्यन को देखा और उसकी आंखों में साफ साफ हल्का गुस्सा दिख रहा था। जब आर्यन ने देखा कि दैविक ने उसकी बॉस का हाथ पकड़ा हुआ है तो वह शॉक्ड हो गया और उससे भी ज़्यादा शॉक तब हुआ जब उसने अपनी बॉस को शांत देखा। यह उसके विश्वास के बाहर था। आर्यन आप यहाँ कैसे आए? गीता जी को जब यह खबर मिली तो वह वहाँ आई और सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। यहाँ पर इतने सारे कपड़े क्यों हैं? हमने तो ऑर्डर नहीं किया। दैविक, अनु, तुम लोग वापस आ गए? यहाँ हो क्या रहा है? आर्यन, क्या आपने किसी गलत जगह पर डिलीवरी कर दी है? सावंत जी ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। जब आर्यन ने देखा कि किसी को कुछ नहीं पता तो उसने एक्सप्लेन किया, यह सब मिस्टर मल्होत्रा ने मंगवाया है। दैविक? सावंत जी और गीता जी ने एक साथ मुड़कर दैविक की तरफ देखा। दैविक ने एक्सप्लेन किया, अनु अभी अभी इस घर में वापस आई है और उसके पास शॉपिंग पर जाने का वक्त नहीं होगा। इतना कहकर वह रुका और उसने अवनी की तरफ देखकर सॉफ्ट वॉइस में कहा, मैंने तुम्हारे डेली इस्तेमाल के लिए कुछ कपड़े मंगवा लिए हैं। अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाने का मन हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अवनी स्पीचलेस हो गई। क्या यह सब ऑर्डर करने से पहले उससे पूछ नहीं लेना चाहिए था कि उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं? कल ही तो उसके पेरेंट्स ने उसे इतना सब कुछ दिया है और अब और आगे वह इतने सारे कपड़े पहनेगी कैसे? मैंने नोटिस किया कि तुम्हें यह ब्रांड अच्छा लगता है। जब भी दैविक उससे मिलता था तो अवनी इस ब्रांड के कपड़े, जूते और बैग में दिखाई देती थी। वह अवनी इसलिए नहीं पहनती थी क्योंकि उसे यह पसंद था, बल्कि इसलिए पहनती थी क्योंकि यह उसके पेरेंट्स का गिफ्ट था और ऊपर से यह उसके खुद के डिज़ाइन थे। मगर दैविक को लगा कि उसे यह सब पसंद है। एक्चुअली कल सावंत जी अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही गीता जी ने उन्हें चुप कराकर सब्जेक्ट बदलते हुए कहा, दैविक तुम कितने समझदार हो, मुझे काफ़ी पसंद आया, तुम बहुत अमेजिंग हो। सावंत जी कंफ्यूज्ड हो गए। उनकी वाइफ बताती क्यों नहीं कि उन्होंने ही अवनी को इसी ब्रांड के बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। उन दोनों का हाथ पकड़े हुए देखकर गीता जी और खुश होकर बोली, हम यहाँ खड़े होकर बात नहीं करते हैं, आओ और बैठो। मैं आप लोगों को मना कैसे कर सकता हूँ? दैविक ने उन्हें बिल्कुल मना नहीं किया और अवनी का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। जब सावंत जी ने उनके हाथों को आपस में पकड़े हुए देखा तो उन्हें एक्साइटमेंट और उदासी की मिक्स्ड फीलिंग महसूस हुई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी के आते ही कोई उसे चुरा कर ले जाएगा। वहीं आर्यन को कोई यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस इतनी रूथलेस है। ना सिर्फ उन्होंने अपने डैड से इस ब्रांड के कपड़े खरीदवाए बल्कि अपने बॉयफ्रेंड से भी। सच्चाई बाहर आने के बाद उसके डैड तो कुछ नहीं करेंगे, मगर पता नहीं दैविक क्या करेगा। वहीं जब नैन्सी अंदर आई तो उसने आर्यन के मुंह से सुना कि यह सब चीज़ दैविक अवनी के लिए लेकर आया है। वह अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो हो रहा है वह सच है या झूठ। ऐसा कैसे हो सकता है? न सिर्फ दैविक अवनी को अपने साथ दादाजी से मिलने ले गया बल्कि उसके साथ डिनर भी किया और उसे घर पर लेकर आया और फिर उसके लिए इतने सारे कपड़े, जूते और बैग भी मंगवाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वह अवनी का हाथ पकड़कर घर आया। ईशा, अब हम क्या करेंगे? नैन्सी को समझ नहीं आ रहा था। अवनी का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था
कि दीवान जी के साथ उसकी मीटिंग काफ़ी अच्छी रही है। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? ईशा को लग रहा था कि कुछ गलत है, मगर उसे क्या कहना है समझ नहीं आ रहा था। वहीं लिविंग रूम में दैविक गीता जी और सावंत जी के साथ बात करते हुए भी अवनी का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और वक्त वक्त पर उसे कुछ खाने और पीने के लिए कह रहा था। यह छोटी छोटी डिटेल किसी की आंखों से नहीं छुपी। यह सब देखकर नैन्सी गुस्से और जलन में पागल हो गई थी। उसके नाखून उसकी स्किन में घुस चुके थे। ठीक उसी वक्त गीता जी ने अचानक पूछा, अनु, तुमने गले में क्या पहना हुआ है? यह पूछते ही सबकी नज़रें अवनी के गले में पहने क्राउन लॉकेट पर चली गई और सब लोग हैरान हो गए। नैन्सी के अलावा सब लोग खुश हो गए और गीता जी ने पूछा, क्या यह दीवान अंकल ने तुम्हें दिया है? हाँ, अवनी ने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मगर दैविक धीरे से बोला, दादाजी अनु से मिलकर बहुत खुश थे और उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों बाद जब वह डिस्चार्ज हो जाएं तो अनु उन्हें पिक करने आए। इसकी उम्मीद गीता जी और सावंत जी ने बिल्कुल नहीं की थी, मगर वे लोग बहुत खुश थे। ऑल राइट, जब अंकल डिस्चार्ज हो जाएं तो अनु को बता देना। तुम दोनों एक साथ जाकर उन्हें पिक कर लेना। नैन्सी इतनी जेलियस थी कि वह फटने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अचानक दीवान दादाजी ने वह कीमती क्राउन लॉकेट अवनी को दे दिया। उसने कितनी कोशिश की थी उन्हें खुश करने की। वह उनके सामने हमेशा ऐसे बिहेव करती जैसे उसे सब पता है, लेकिन उन्होंने कभी यह क्राउन लॉकेट उसे नहीं दिया। अवनी सिर्फ उनसे कुछ देर मिली और उन्होंने उसे दे दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद दैविक जाने के लिए खड़ा हुआ और उसने प्यार से अवनी का सिर सहलाकर कहा, जल्दी सो जाना, लेट तक मत करना। वह कैसे बोला जैसे वह किसी बच्चे को बोल रहा हो। सावंत जी और गीता जी ने कभी दैविक को किसी से इतनी प्यार से बिहेव करते नहीं देखा था, इसलिए वे लोग काफ़ी खुश थे। अवनी को यूजुअली लोगों का टच करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर दैविक कहाँ मानने वाला था। मैं जा रहा हूँ, दैविक ने प्यार से उसकी आंखों में देखा और सॉफ्ट वॉइस में कहा, घर पहुंचकर मैं तुम्हें कॉल करूँगा। नैन्सी को यकीन नहीं हो रहा था कि दैविक ने ऑलरेडी अवनी का नंबर ले लिया है। वह अंदर से गुस्से में जल रही थी। ऑल राइट, दैविक के जाने के बाद अवनी ऊपर अपने रूम में चली गई और नैन्सी अपने रूम में। अगर ईशा उसके साथ नहीं होती तो वह अभी अपनी जान ले लेती। ईशा, अब मैं क्या करूं? उसने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना हारा हुआ महसूस नहीं किया था। दैविक अवनी को पसंद करने लगा है। क्या करूं मैं ताकि वह मुझे नोटिस करे? ईशा ने कहा। उसकी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ घर के रास्ते में दैविक ने आगे बैठे वेद से पूछा, क्या तुम्हें डॉक्टर AK मिल गए? अभी नहीं, वेद ने उसे देखा और बोला, भले ही अफवाह है कि डॉक्टर AK इस दुनिया में नहीं है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वह भी जिंदा हैं। बस उन्होंने लोगों का इलाज करना बंद कर दिया है और उनका पता बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए कोई उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा है। दैविक इस बारे में जानता था कि अगर डॉक्टर AK को ढूंढना इतना आसान होता तो वह डॉक्टर AK ही नहीं होते। सर, क्यों ना हो, मिस अवनी को एक बार ट्राई करने दें, वेद ने रियर व्यू मिरर में देखकर कहा। मिस अवनी तो कितनी ब्रिलियंट डॉक्टर है, उन्होंने 2 बार बिग बॉस की जान बचाई है। दादी माँ की कंडीशन बहुत बुरी है। दैविक अवनी को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। अगर वह उन्हें ठीक नहीं कर पाई तो उसके लिए गिल्टी फील करेगी, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता। तुम डॉक्टर AK को ढूंढते रहो। यह कहकर दैविक चुप हो गया। जैसे ही अवनी अपने रूम में पहुंची, उसका फ़ोन पर एक नया मैसेज आया। कोई डॉक्टर AK को ढूंढ रहा है। उनके पास एक कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है जिनको अर्जेंटली डॉक्टर AK की मदद की ज़रूरत है। अवनी ने तुरंत जवाब दिया, मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है। कल मंडे था और उसे कंपनी जाकर चेक करना था जो उसके डैड ने उसे दी थी। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसके मॉम डैड उसे और पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरी तरफ से दोबारा मैसेज आया। दूसरी पार्टी बहुत पैसे वाली है। उन्होंने कहा है कि अगर डॉक्टर AK उनकी मदद कर पाए तो वह जितना चाहे उतना पैसा दे सकते हैं। मैसेज दोबारा आया, मगर अवनी ने पढ़ा नहीं।
वह बाथरूम में चली गई शावर लेने के लिए और जैसे ही उसने कपड़े पहने उसका फ़ोन बजा। उसके स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दिया, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे उठा लिया, जैसे यह उसके लिए रोज़ का काम हो। आनंद खुराना ने तुम्हारा बहुत नुकसान करवाया है। हमें बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं तो यह चाहता हूँ कि अभी जाकर उसे इंसान को सबक सिखाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बेवकूफ़ इंसान के हाथ में कंपनी दी किसने। थोड़े दिनों पहले वह कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था, जिन्हें मैंने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए, मगर उसने न सिर्फ हमारे पैसे डुबोए हैं बल्कि हमारी रेपुटेशन भी खराब कर दी। अगर ऐसे ही चला रहा तो आप मुझे दोबारा देख भी नहीं पाओगी। मैं फ्रस्ट्रेशन में मर जाऊंगा। दूसरी तरफ से शिव बोल रहा था, जो 3 सालों से अवनी के साथ लॉयल्टी से काम कर रहा था। अवनी जो बाल सुखा रही थी, उसके हाथ रुक गए। बहुत सारे पैसे बर्बाद किए हैं। आनंद सिंघानिया सचमुच एक बहुत बेवकूफ़ आदमी है। पता नहीं इस बार क्या किया है उसने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप अभी तक इन सब मामलों में पड़ क्यों रही हैं। हमें तो उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लेने चाहिए और अपने पैसे अपने लिए कमाने चाहिए, ना कि उनकी वजह से गंवाने चाहिए। क्या आपको याद नहीं है कि उन्होंने इतने सालों तक सिंघानिया परिवार में आपके साथ कैसा बर्ताव किया है? आप उसकी कितनी मदद करने वाली हैं? आपने सुमित्रा दादी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया है। आप उनसे कितने पैसे देती हैं? अपने सिंघानिया परिवार को इतना सारा बिजनेस दिया, वह भी पीछे छुप कर, और आनंद सिंघानिया की इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की, जिसकी वजह से वे लोग इतना अमीर परिवार बन गए हैं। आपने सुमित्रा दादी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया है। अब हमें उनकी मदद करना बंद कर देना चाहिए। अवनी ने फिर से अपने बाल सुखाते हुए कहा, श्योर। वह इस बारे में काफ़ी समय से सोच रही थी। अब से उसका सिंघानिया परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके रास्ते और वो अलग हैं। बिना हमारी बैंकिंग के पता नहीं उनकी कंपनी कितने दिनों तक चलेगी। जहाँ तक आनंद सिंघानिया के बिजनेस संभालने की कैपेबिलिटी थी, न सिर्फ वह उनकी मदद के बिना एक जिले के सबसे अमीर परिवार होने का टाइटल खो देगा, बल्कि बैंक करप्ट भी हो जाएगा। अवनी उस बेवकूफ़ के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कैजुअली कहा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, यहाँ आकर कुछ पिक कर लो। बिल्कुल, आप जो ऑर्डर करेंगी भले ही वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं करूँगा। शिव ने आसपास देखा। तभी उसे एक इंसान दुखी दिखाई दिया, तो वह बोला, मैम, समर भी आपको बहुत मिस कर रहा है, वह आपसे मिलना चाहता है। अवनी ने कहा, फाइन, उसे भी ले लो। ज़्यादा टाइम नहीं बीता, वे लोग लोकेशन फॉलो करते हुए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अवॉइड करके काफ़ी अच्छे से ठाकुर मैंसन पहुंच गए। दीवार कूदकर फर्स्ट फ्लोर के पहले कमरे में आओ। अवनी दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, समझ गए। उन्होंने जल्दी से दूसरी दीवार कूदी। अवनी के रूम में उसके सामने आकर खड़े हो गए। बॉस, हमने आपको बहुत मिस किया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके बॉस के बायोलॉजिकल फादर सावन ठाकुर होंगे, जो लगातार 12 सालों से देश के सबसे अमीर इंसान रहे हैं, और ना ही उन्होंने उम्मीद की थी कि वे लोग देश के सबसे अमीर इंसान के घर में आएंगे, जो कितना ग्रैंड और लग्जूरियस है। उन्हें पता चल गया था कि उनकी बॉस के बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए हैं, मगर वे नहीं जानते थे कि उनकी फैमिली इतनी अमीर है। कल बैंक चले जाना। अवनी ने उन्हें एक चेक दिया। शिव और समर ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ध्यान से उस चेक को देखने लगे। क्या यह सच है? एक ब्लैंक चेक देवी खुराना की तरफ से? बॉस, आपको यह कैसे मिला? शिव को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आपने यह चुराया तो नहीं है ना? समर ने उसे घूरते हुए पूछा। क्या बोल रहे हो तुम? हमारी बॉस कोई चोर नहीं है। उन्हें गलत तरीके से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। बॉस, आप बताइए, क्या आपने यह चेक चुराया है? क्या बात कर रहे हो तुम? शिव ने इस बार उसे पंच करते हुए कहा। हमारी बॉस की आइडेंटिटी और स्मार्टनेस की वजह से उन्हें दूसरों से चुराने की ज़रूरत नहीं है। अवनी चुपचाप खड़ी होकर उन दोनों की बहस खत्म होने का इंतज़ार करती रही और फिर आराम से बोली, हो गया तुम लोगों का? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि मुझे यह चेक कैसे मिला, जब तुम लोग इसे कैश करवाओगे।
तुम इस पर 3 करोड़ रुपए लिख लेना। उसने ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे, 3 करोड़ काफ़ी हैं। यह सुनकर शिव ने चेक नीचे करते हुए कहा, बॉस मैं यह नहीं कर सकता, यह दैविक खुराना का चेक है। अगर उसे पता चला ना तो मेरा सिर काट देगा। अगर यह चेक फेक हुआ या फिर चोरी का हुआ तो वह मरने वाला था। अवनी उसकी तरफ देखती है कि कितना डरपोक है ये। बॉस यह चेक सचमुच कहाँ से आया है? समर ने चेक को उठाया और हर एंगल से लाइट में देखने लगा। वह सचमुच असली था। अवनी ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, यह आसमान से टपका है। मुझे इस तरह से क्यों नहीं मिलते? शिव ने कंप्लेंट की। और यह चेक आसमान से टपक कर डायरेक्ट आपके हाथों में कहाँ से आया? अवनी ने घूर कर देखा और बोली, अगर यह तुम्हारे हाथों में आकर गिरता तो तुम इसे पकड़ पाते? किसने कहा मैं नहीं पकड़ पाता? शिव बहुत सीरियस हो गया। न सिर्फ एक बल्कि 10-20 में से कितने भी पकड़ लेता। मैंने दीवान खुराना के दिल में एक कट लगाया था। अवनी का ऑरा एकदम क्वीन की तरह था। शिव और समर दोनों हैरान हो गए। यह सुनकर उसने सोचा, बॉस में बहुत हिम्मत है। उन्होंने सचमुच ऐसा कुछ काम किया जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। बॉस हमने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ आप हमारी सैलरी देने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे। समर और मैं सचमुच नहीं जानते कि आपके लिए हम इतने इम्पोर्टेंट हैं। इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएंगे? चिंता मत कीजिए, मैं चेक को कल बैंक लेकर जाऊंगा और स्टाफ से कहकर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दूंगा और फिर आप हमें हमारी सैलरी दे दीजिएगा। परफेक्ट बॉस, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानता था कि आप हमारी बहुत फिक्र करती हैं। आपको फाइनली हमारी सैलरी की याद आ गई। समर लगभग रोने वाला था। मैं तो इतना कंगाल हो गया हूँ कि मेरे पास 5 स्टार होटल में खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बॉस बस एक सर्जरी के लिए 3 करोड़ रुपए ज़्यादा नहीं है। शिव ने चिंता के साथ उस चेक को देखते हुए कहा, अगर उन्हें लगा कि आप ज़्यादा पैसे ले रही हैं सर्जरी के लिए तो फ्यूचर में आपसे सर्जरी नहीं करवाएंगे, तब आपको बहुत नुकसान होगा। ओह हेलो, हमारी बॉस की मेडिकल स्किल हम लोगों से कंपेयर मत करो। समर ने जल्दी से पेन लिया और चेक पर 3 करोड़ लिखते हुए बोला, बॉस क्या मल्होत्रा परिवार में कोई और पेशेंट है जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत है? 3 करोड़ एक इंसान के लिए, यानी कि 10 लोगों के लिए 30 करोड़ रुपए। कितना आसान काम है। बस क्या आप इस महीने मुझे और शिव को एक्स्ट्रा सैलरी देंगी? अवनी ने दोनों को एक नज़र देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, इन पैसों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या बॉस मैं जानता हूँ आप मजाक कर रही हैं। समर ने आगे आते हुए कहा, बॉस क्या आप सच में दीवान मल्होत्रा की सर्जरी करके थक गई हैं? क्या मैं आपके पैर दबा दूं? पीछे हट जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस के पैर छूने की? अगर बॉस तुम्हारे हाथ काट देंगी तो मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। शिव ने उसे डांटा और फिर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ मुड़कर बोला, बॉस क्यों न मैं आपके कंधों की मसाज कर दूं? आपको अच्छा लगेगा। तुम उनके कंधों की मसाज करोगे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि बॉस तुम्हें पंच कर देंगी जिससे तुम मर जाओगे? ठीक उसी वक्त अवनी के रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। शिव और समर ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या उन्हें अंदर आते हुए किसने देख लिया या फिर और कोई बात है? अनु क्या तुम सो गई? दरवाजे के बाहर से गीता जी की आवाज़ आई। क्या गीता जी को कुछ पता चल गया है इसलिए नॉक कर रही हैं? शिव और समर ने सोचा। अभी नहीं। अवनी की आवाज़ काफ़ी जेंटल थी, मगर फिर उसने अपने दोनों साथियों को देखा और धीमी आवाज़ में कहा, निकलो और 10 सेकंड के अंदर मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाओ। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसने अवनी की रूड लैस आवाज़ सुनी, 10 सेकंड के अंदर निकलो वरना मुझे तुम्हारा बोनस काटना होगा। यह सुनते ही शिव तुरंत बालकनी से कूदते हुए बोला, बाद में मिलते हैं बॉस। तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? समर ने उसे इतनी तेज़ी से भागते हुए देखा जैसे उसके पीछे भूत पड़ा हो, और फिर पीछे मुड़कर अपनी बॉस की आंखों में वार्निंग देखकर बोला, बॉस मैं अभी जा रहा हूँ।
तुम्हारे पास 3 सेकंड है। यह सुनकर समर बालकनी की तरफ भागा और बोला, लेकिन नीचे कुत्ते हैं, मुझे कूदने में डर लग रहा है। बेटा दरवाज़ा खोलो। फिर से गीता जी की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई। अवनी ने फिर से देखा तो समर कूद गया था, मगर उसने एक हाथ से अभी भी रेलिंग पकड़ी हुई थी। उसे सचमुच नीचे के कुत्तों से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कुत्ते बहुत गुस्से में उसकी तरफ भौंक रहे थे। लगता है उसे ही मदद करनी होगी। बॉस, अवनी को आता हुआ देखकर समर को लगा कि वह उसकी मदद करने वाली है, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि अवनी ने तुरंत उसके हाथ पर पंच किया तो वह डायरेक्ट ज़मीन पर गिर गया। उसकी बॉस उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक उसी वक्त एक बड़े से कुत्ते ने उसे देख लिया और तेजी से भौंकते हुए उसकी तरफ भागने लगा। समर बहुत डर गया और तेजी से दौड़ते हुए दूसरी तरफ भागने लगा। अवनी ने उसे भागते हुए देखा और फिर दरवाज़ा खोलकर बोली, मॉम, अभी तक आप सोई नहीं? मुझे डर था कि तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे नहीं पता था कि तुमने आज दैविक के साथ डिनर कर लिया है। क्या तुम्हें ठीक से खाना खाया? गीता जी एक ट्रे के साथ अंदर आईं और बाहर से कुछ आवाज़ सुनकर बोली, बेटा, तुमने क्या कोई आवाज़ सुनी? जैसे हमारे डॉग्स किसी आदमी पर भौंक रहे हैं। बाहर से किसी आदमी के चिल्लाने और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वह आदमी बहुत डरा हुआ था। अवनी ने शांति से जवाब दिया, नहीं, शायद मैंने गलत सुन लिया। गीता जी ने ट्रे नीचे रखा और प्लेट हटाया तो उसमें काफ़ी खूबसूरत केक था। जल्दी से खा लो, आपने बनाया है? अवनी हैरान हो गई कि उसकी मॉम इतना अच्छा खाना बना लेती है। सैफ ने बनाया है। उन्हें डर था कि अवनी मॉम का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगी, इसलिए उन्होंने सैफ से बनवा कर लाया। जल्दी से खा लो। गीता जी उसकी तरफ प्यार से देखती है और बोलती है, तुम अभी अभी परिवार में लौटी हो। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस मुझे बता देना, ओके? अवनी ने प्लेट उठाते हुए कहा, समझ गई। तुम्हारे घर आने के बाद हमने डिसाइड किया है कि कुछ टाइम के लिए हम तुम्हारी आइडेंटिटी अनाउंस नहीं करेंगे। पहली बात, उसके दादा दादी की तबीयत ठीक नहीं थी और वे लोग इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके अलावा फैमिली में बहुत सारे रिश्तेदार थे। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वे पक्का उन्हीं से मिलने के लिए आते रहेंगे। और तीसरी बात, उसकी आइडेंटिटी अनाउंस करने का मतलब था कि मीडिया उसे हर वक्त फॉलो करेगी। उसका हर एक एक्शन पर नज़र रखी जाएगी। लोग उसे कमेंट पर कमेंट करेंगे। इसलिए उन्हें डर था कि अवनी की ज़िंदगी में इससे परेशानियां खड़ी होंगी। गीता जी ने अपनी सारी परेशानियां बताईं और फिर बोली, हम एक अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हारी आइडेंटिटी न्यूज़ में अनाउंस कर देंगे। अवनी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस बारे में बात करेंगे और बोली, मुझे इन सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवनी के लिए अनाउंसमेंट करें या फिर ना करें, परिवार के उसे पसंद करें या ना करें, इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। जब तक उसका परिवार उसके साथ है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवनी जैसी प्यारी बच्ची को देखकर गीता जी मुस्कुराईं और उसे खाना खिलाकर थोड़ी देर बातें करके चली गई। ठीक उसी वक्त अवनी को फ़ोन पर एक कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से दैविक की आवाज़ आई, मैं घर पहुंच गया हूं। तुमने मुझे इतने सारे क्लोथ्स दिए हैं, मैं उन्हें नहीं पहन सकती? अवनी ने पूछा, क्या कुछ वापस लौटा सकती हूँ? उसके पास सच में बहुत सारे कपड़े थे और वह उन्हें सबको नहीं पहन सकती थी। अगर वह उन्हें वापस लौटा देगी तो उन्हें बेचकर उसके मेडिकल रिसर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम एक एक करके धीरे धीरे पहन लेना, दैविक ने प्यार से जवाब दिया। क्या मैं तुम्हें कल बाहर लेकर चल सकता हूँ, जहाँ तुम जाना चाहो? मेरे पास काम है। काम? दैविक हैरान हो गया, कैसा काम? थोड़ा बहुत। क्या तुम्हारे पेरेंट्स मान गए? हाँ, उसने कहा, आफ्टर ऑल वह उनकी कंपनी थी। कहाँ? क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वह मेरे घर के बहुत नज़दीक है। क्या तुम काम करना चाहती हो? दैविक थोड़ा उदास हो गया। क्या वह पैसों के लिए काम करना चाहती है? लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने सर्जरी के बाद तो उसे एक ब्लैंक चेक दिया था, तो शायद
वह पैसों के लिए काम नहीं करना चाहती, सिर्फ मज़े के लिए, क्योंकि घर में छुट्टियों के दौरान मेरे पास कोई काम नहीं है। अवनी ने झूठ बोला। उसके पास काम तो बहुत था, लेकिन अगर वह कंपनी नहीं गई तो उसके पेरेंट्स उसे पैसे देने लगेंगे। तुम मेरे घर पर आ सकती हो। दैविक की दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई। यहाँ पर भी तुम बहुत मज़े कर सकती हो। अवनी स्पीचलेस हो गई। तभी दैविक ने अपनी मैग्नेटिक आवाज़ में कहा, तुम जो चाहे वह कर सकती हो, मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से सोच लो। यह पहली और आखिरी बार था जब वह पर्सनली किसी को इतना इंसिस्ट कर रहा था अपने घर आने के लिए। लेकिन अवनी ने बिना सोचे मना करते हुए कहा, थैंक्स, मगर मेरे पास ऑलरेडी काम है। तुम जाओगी? हाँ। ठीक है, फिर तो जो कुछ दिनों के लिए अगर वहाँ मज़ा ना आए तो मेरे घर पर आ जाना। दैविक उसे काम नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि अगर वह काम करेगी तो वह उस दौरान उसे मिल नहीं पाएगा। अवनी अभी तक इस बिज़नेस में कदम भी नहीं रख पाई थी और उसे नहीं पता होगा कि यह कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर किसी ने उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा लिया तो, दैविक ने सोचा, और अगर अवनी को उसकी बात पता चलती या फिर अवनी के एम्प्लॉयज़ होते तो वह हंसते हंसते पागल हो जाते। अगली सुबह जैसे ही आनंद अपनी कंपनी के दरवाजे से बाहर आया, उसे तो कुछ दूरी पर अपना असिस्टेंट खड़ा हुआ दिखाई दिया। आनंद काफ़ी अच्छे मूड में था, इसलिए उसने अच्छी मुस्कुराहट के साथ कहा, शिव, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सर, थैंक गॉड आप आ गए। शिव बहुत बेचैन था, ऑलमोस्ट रोने वाला था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारी कंपनियों ने आज फ़ोन किया था और वे कह रहे हैं कि वे हमारे साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया? नहीं। तो क्या फिर वह प्रॉफिट का जो शेयर मिल रहा है उससे खुश नहीं है? अगर ऐसी बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उनसे नेगोशिएट कर सकते हो। वह कह रहे हैं कि वह हमारे साथ कभी काम नहीं करेंगे, हमें उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उसकी बातों ने आनंद को हैरान कर दिया था। क्यों? वह अचानक इतनी बड़ी न्यूज़ से घबरा गया। अगर प्राइस की बात है तो क्या उनके पास हमसे कोई बेटर पार्टनर है? वेल, शिव बाहर नहीं बोल पा रहा था। बोलो, आनंद बेचैन होता जा रहा था। जो भी तुम्हें कहना है बोल दो। हम लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि कुछ बातें सुनकर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा? ऑफ कोर्स सर, नहीं। बात ऐसी है कि उन्होंने बहुत बुरे बुरे शब्द बोले आपके बारे में और मैं नहीं चाहता कि आप उदास हों। शिव को शर्म आ रही थी कि वह उन कंपनियों के मालिकों की कही बातें अपने मुंह से बोल भी नहीं पा रहा था। जितना वह चुप रहने की कोशिश कर रहा था उतना ही आनंद को जानना था। शिव उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आया और फिर उसके ऑफिस में जाकर बार बार पूछने पर उसने कहा, उन्होंने कहा कि आप एक बेवकूफ़ हैं और आपकी बेवकूफ़ियों से वह तंग आ गए हैं और आपके साथ और काम नहीं करना चाहते। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बेइज्जती वाली बातें कही। कौन सी कंपनी के मालिक ने यह कहा? किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? आनंद सिंघानिया को गुस्सा आ गया। वह समझ गया कि वह लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन वह लोग उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? वह लोग टोटल 3 थे और सबसे बड़ी कंपनी ने ही सबसे बुरा बोला। शिव ने डरते डरते बोला, क्या यह अनामी इन्वेस्टमेंट थी? अनामी इन्वेस्टमेंट कंपनी मुंबई शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी थी और उसके फाउंडर को बहुत माना जाता था। जिस भी प्रोजेक्ट में वह इन्वेस्ट कर देती थी वह पक्का सुपर डुपर हिट होता था। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां अपनी ताकत और बिजनेस को और बड़ा पाने में अनामी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही थी। पास्ट में आनंद को कितने भी पैसों की ज़रूरत क्यों ना होती हो, अनामी इन्वेस्टमेंट से एक बार कहने पर उसे मिल जाती थी और भले ही प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाने के बाद उन्हें नुकसान होता हो, मगर कभी वह लोग उसे ब्लेम नहीं करते थे। और अनामी इन्वेस्टमेंट को उसका इतना सपोर्ट करते हुए देखकर बाकी कंपनी के लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? वह लोग अचानक से उसके साथ काम क्यों नहीं करना चाहते? हमने किस प्रोजेक्ट में आखिरी बार अनामी इन्वेस्टमेंट से फंड मांगे थे? आनंद को बिल्कुल याद नहीं था। हाँ सर, 2 महीने पहले आपने
यूआईटी टेक के लिए अनामी इन्वेस्टमेंट से फंड मांगे थे। यूआईटी टेक एक हाई टेक मिरर कंपनी थी। लोग आईने के सामने खड़े होकर उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को टच करके सामने देख सकते थे कि वह कौन से कपड़ों में कैसे लगेंगे। उन्हें एक्चुअल कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। सिंघानिया परिवार ने अपना बिजनेस क्लॉथिंग कंपनी से ही शुरू किया था, जिसकी वजह से उनके पास खुद की प्रोडक्शन कंपनी और फिजिकल स्टोर्स थे। आनंद यूआईटी टेक मिरर अपने स्टोर्स में इंस्टॉल करवाना चाहता था, जिससे कस्टमर बिना टाइम वेस्ट किए, कपड़े बिना टच किए भी उन्हें ट्राई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी हो। लेकिन किसने सोचा था कि कपड़े एक्चुअल इंसानों पर जैसे लगते हैं वह अलग लगेंगे और डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। आनंद सिंघानिया को बहुत अफसोस हो रहा था और इसके अलावा यूआईटी के मिरर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी। उनके इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे कि अगर वह लोग ज़्यादा देर तक कड़ी धूप में रहे तो अपने आप ही उन्हें आग लग सकती थी, और या फिर बारिश वाली जगह पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय तक रख दिया जाए तो उनके अंदर सिस्टम मेल फंक्शन होने लगते थे और उनके अंदर का सिस्टम ख़राब हो जाता था। इन शॉर्ट, आनंद सिंघानिया ने कई सारे यूआईटी टैग इंस्टॉल करवाए और फिर उन्हें कुछ ही वक्त बाद निकलवाना पड़ा। इसकी वजह से उसे काफ़ी नुकसान हुआ था। न सिर्फ उसने अनामी इन्वेस्टमेंट के पैसे खो दिए थे, बल्कि अपने भी पैसे गंवाए थे। आनंद सिंघानिया ने सोचा कि क्या यह सब उसकी वजह से हो रहा है? क्या इसी वजह से अब अनामी इन्वेस्टमेंट उसके साथ काम नहीं करना चाहती? यह कारण नहीं हो सकता है, शिव जल्दी से बोला। इससे पहले अनामी इन्वेस्टमेंट से क्लोजिंग सेटिंग के लिए काफ़ी पैसे लिए थे, मगर आखिर में सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि आपके खुद के काफ़ी पैसे भी बर्बाद हुए थे। लेकिन अनामी इन्वेस्टमेंट फिर भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार थी। आनंद ने भी उसकी बात पर सोचा और उसे एहसास हुआ कि अगर उन्हें उनके साथ काम नहीं करना था तो वह लोग बहुत पहले ही बंद कर चुके होते। अब तक क्यों इंतज़ार किया? उसने पूछा। क्या अनामी इन्वेस्टमेंट ने मेरी इंसल्ट करने के अलावा और कुछ कहा था? नहीं, शिव ने बताया। अनामी इन्वेस्टमेंट के फाउंडर को कभी पब्लिकली नहीं देखा गया है, इसलिए उनका सारा बिजनेस इंपीरियल सिटी में मानव ही संभालता था। जिस इंसान ने फ़ोन किया था वह मानव सर का असिस्टेंट कृष्णा ही था। शिव आगे कुछ कहने वाला था, मगर वह चुप हो गया। क्या तुम एक एक करके बॉम्ब फोड़ना बंद करोगे? अगर और कुछ भी है तो जल्दी बताओ। आनंद सिंघानिया का सब्र जवाब दे रहा था और वह काफ़ी चिढ़ा हुआ था। सर, अनामी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ काम नहीं करना चाहती और वह लोग इस बात से काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे। कॉल ख़त्म होते वक्त आखिर में यह लोग हंस रहे थे, मैंने सुना। आनंद बोला। नहीं, मुझे कृष्णा को खुद कॉल करके क्या हो रहा है इस बारे में पता करना होगा। शिव ने जल्दी से उसके ऑफिस का फ़ोन उसे दे दिया। आनंद ने सबसे पहले कृष्णा को कॉल किया, जो आमतौर पर हमेशा एक ही रिंग पर ही उठा लिया जाता था, लेकिन इस बार उसी तरफ से एक रोबोटिक आवाज़ आई। आई एम सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। आनंद को भरोसा नहीं हो रहा था कि कृष्णा उसके कॉल इग्नोर कर रहा है, लेकिन हर बार उसे वही जवाब आया। वह हैरान हो गया। उसने अपनी टाई को लूज़ किया और कृष्णा के बॉस मानव को फ़ोन किया, जो इंपीरियल सिटी में अनामी इन्वेस्टमेंट का हेड था। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब मानव ने भी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। यह जानने के बाद आनंद सिंघानिया फ्रस्ट्रेट हो गया और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने बाकी 2 कंपनियों को भी कॉल लगाया, मगर किसी ने भी उसका कॉल पिक नहीं किया। 1 घंटे की पूरी कोशिश के बाद भी कोई उसे जवाब नहीं दे रहा था। शिव वहीं खड़ा कांप रहा था। तभी अचानक उसे एक मैसेज आया। सर, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? चुप हो जाओ, मुझे शांत होने दो। आनंद सिंघानिया इस वक्त बहुत गुस्से में था। शिव बोल नहीं सकता था। उसने एक नोट लिखकर उसके सामने रख दिया। बोर्ड मेंबर्स आपको ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर आनंद सिंघानिया और गुस्सा हो गया और बोला, जब यह लोग प्रॉफिट डिवाइड करने की बात होती है तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ गलत होता है वह जाकर मेरी गर्दन पकड़ लेते हैं। आनंद सिंघानिया ने फ्रस्ट्रेट होते हुए अपना कोट पकड़ कर कहा, कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी रेडी निकालो, मैं खुद अनामी इन्वेस्टमेंट जा रहा हूँ। सर, मुझे मानव से पर्सनली बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ
अवनी अपनी माँ की दी हुई लोकेशन के अनुसार एक कंपनी पहुंचती है। वह एक ग्लास बिल्डिंग थी जो 20 मंजिला थी और वह काफ़ी बड़ी भी थी। उसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में एंट्रेंस पर लिखा हुआ था, ठाकुर फैशन। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यह एक छोटी सी कंपनी है? अवनी ने सोचा और धीरे धीरे कंपनी के अंदर आई तो उसे सामने ही रिसेप्शनिस्ट दिखाई दी, आधी नींद में दिखाई दी, जिसके पास उसने जाकर आराम से कहा, हेलो। हेलो। रिसेप्शनिस्ट की नींद अवनी की आवाज़ से खुली और उसने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, देखो बच्ची, लगता है तुम गलत जगह पर आ गई हो। यह ठाकुर फैशन है। मेरा नाम अवनी है और मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट की सारी नींद भाग गई और उसने कहा, मिस सिन्हा, इस तरफ से चलिए। सावंत जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कोई उनकी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक अवनी की आइडेंटिटी नहीं बताई थी। इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आने वाली लड़की का नाम अवनी है और उसे हेडक्वार्टर के बोर्ड मेंबर्स ने भेजा है। वह रिसेप्शनिस्ट अवनी को एलिवेटर तक लाई और 20वीं मंजिल का बटन दबाकर बोली, मैम, आपको पहले ऑफिस में ले जाती हूँ।